नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों समेत यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान और अफ़गानिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ख़ित्तों में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जहां नमाज ईद में दुनिया भर में कोरोना वायरस के ख़ात्मे, मुसलमानों के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। ईद उल अज़हा ईद उल फितर के बाद मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है, जो क़मरी कैलेंडर के आखिरी महीने में ज़िलहज की 10 तारीख से 12 तारीख तक मनाया जाता है। ईद उल अज़हा में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इसका गोश्त गुरबा और मसाकीन के अलावा अजीज़ और क़रीब में तकसीम करते हैं। गुज़िश्ता बरस की मानद इस साल भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने ईद के इज्तिमात के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की है। इसी तरह रवां बरस भी मुत्तहदा महदूद पैमाने पर हज का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी अरब में मुकीम 59,000 अफराद को हज अदा करने की इजाज़त दी गई। ऐसे आज़मीन को ही हज के लिए इजाज़त दी गई थी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी और जो किसी दायमी बीमारी का शिकार नहीं थे। सऊदी अरब में हुज्जाज आज शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद वापस मक्का जाएंगे। हुज्जाज इकराम को सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र सैनिटाइज कंकरियाँ फराहम की हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक पर ईद उल अज़हा का आगाज़ 2 रकात नमाज ईद की अदायगी के साथ हुआ, जबकि अफ़गानिस्तान के सदारती महल में नमाज ईद की अदायगी के दौरान करीबी मकाम पर रॉकेट गिरे। फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए क़ुरबानी की। तुर्की में आया सोफिया में नमाज ईद अदा की गई। तुर्क सदर ने ईद की मुबारकबाद दी। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिसमें मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। इंडोनेशिया में कोरोना वबा के बदतरीन फैलाव के बाइस बड़े इज्तिमात पर पाबंदी होने के बावजूद मसाजिद के बाहर नमाज ईद अदा की गई और जानवर कुर्बान किए गए। सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला ये मुल्क कोरोना वायरस की बदतरीन जद में है और गुज़िश्ता रोज़ यहाँ वबा के बायस 1338 अफराद लुक़्मे अजल बने। इराक़ के सदर शहर में सुइसाइड बॉम्ब धमाके में 35 लोगों की जान चली गई और 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। धमाका पीर की शाम को एक बाज़ार में हुआ। मंगल के रोज़ ईद होने की वजह से बाज़ार में काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए दहशतगर्दों ने इस जगह को चुना। इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम ISIS ने ली है। दहशतगर्द तंजीम ने टेलीग्राम के ज़रिए हमले की जिम्मेदारी ली। IS का कहना है कि उसके एक दहशतगर्द ने भीड़ के बीच में ख़ुद को बम से उड़ा लिया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के ज़राए का कहना है कि हमले में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि ज़ख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। इस हमले के बाद इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल कादेमी ने सिक्योरिटी कमांडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं सदर बरहाम सालेह ने सोशल मीडिया के ज़रिए कहा कि एक भयानक जुर्म के साथ कुछ लोग ईद से पहले सदर शहर में शहरियों को निशाना बनाना चाहते हैं। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि दहशतगर्द जड़ से ख़त्म ना हो जाए। इसी साल अप्रैल में भी इराक़ के सदर शहर के एक बाज़ार में कार में धमाका हुआ था। इसमें 4 लोग मारे गए थे। يا ولد تعالوا طلعوا يا رب سترك يا رب. معودين عندك لا حد ينكر شباب راح حجايه وطلق يا اخي. دير بالك من الثانيه، دير بالك من الثانيه. تعال جاي تعال الساعه حجيه، الساعه ابويا، الساعه ابويا، الساعه حجيه، الساعه ابويا، الساعه الساعه. دير بالك من الثانيه. طلع قوم يا قوم. دير بالك من الثانيه.
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ सदारती महल उस वक्त रॉकेट की आवाज़ों से दहल गया जिस वक्त सदर अशरफ गनी चंद आला हुक्काम के हमरा ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे थे। वाक़े की एक वीडियो ट्विटर पर गर्दिश कर रही है जिसमें सदर अशरफ गनी कुछ अफराद के साथ नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकेट की आवाज़ आने पर कई नमाजी खौफ में मुब्तला नजर आ रहे हैं, जबकि वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकार मुमकिन खतरे के पेश नज़र फौरी तौर पर पोजीशन संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रॉकेट शहर के शुमाली हिस्से से दागे गए थे, ताहाल उनसे होने वाले किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। زعيم مبارك سلام بخير. पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन भी ज़बरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ और हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर अहम शख्सियात की इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी कराने के इल्ज़ाम आयद करते हुए नारेबाजी की। लोकसभा की कार्रवाई महज 4 मिनट जारी रही और उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी इसी मामले पर हंगामा आराई के पेश नज़र कार्रवाई को पहले 12 बजे और फिर 1 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ख्याल रहे कि मानसून इजलास के पहले दिन भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने फ़ोन की जासूसी कराए जाने के मामले पर ज़बरदस्त हंगामा किया था और शोर व गुल की वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐवान में अपने वज़रा का तारुफ तक पेश करने से कासिर थे। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जासूसी मामला ही हंगामे का बाइस बना हुआ है, जबकि कोरोना बहरान, किसान तहरीक, महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल डीजल के दाम, चीन और राफेल जैसे मामले अभी बाकी हैं। दरी असना पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हुकूमत और पेगासस में कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कायदीन उसूलों के मुताबिक इस मामले को उठाना चाहते हैं तो उठाएं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस मामले पर वजीर मौसलात अश्विनी वैष्णव पहले ही बयान देकर हुकूमत पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहले बहस होनी चाहिए, इसके बाद वजीर अपना बयान दे। उन्होंने कहा कि अगर वो बहस नहीं चाहते और अरकान पार्लियामेंट को बयानात देने हैं तो सेंट्रल हॉल में दें। इधर टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ गांधी के मुजस्समे के करीब पेगासस जासूसी मामले पर एहतजाज किया। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस इल्ज़ामात की सियासत करती है, यही वजह है कि वो कई रियासतों से ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने नज़रियात तक की फिक्र नहीं है। लोगों को भी ये बताया कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, उसके लिए वो भी लोग बहुत मदद किए। उनको भी मैं इस संदर्भ में याद करता हूं। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए, ये उनके फोटो है। मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमारे सभी मित्रों ने जो इसमें काम किया है, लेकिन उसकी भी याद करते हुए, और मैं ये भी चिंतित हूं और आप सभी हैं कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स
लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे वो अपनी फौज से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार, उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है, सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो। इस्राएली स्पाईवेयर पेगासस से जासूसी के मुद्दे पर मुल्क में तो पार्लियामेंट से सड़क तक हंगामा मचा हुआ ही है, वहीं अब यह मुद्दा पाकिस्तान में भी तूल पकड़ा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन नंबरों की जासूसी करवाई गई उसमें एक नंबर ऐसा भी है जिसे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान के IT वजीर फवाद चौधरी ने पाक PM की जासूसी का मुद्दा आलमी मंच पर उठाने की धमकी दी है। चौधरी ने जासूसी का इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जानकारी सामने आते ही इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेलेंस लिस्ट में हिंदुस्तान के 1000 नंबर और पाकिस्तान के 100 नंबरों को डाला गया था। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस इजरायली फर्म NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। कंपनी को हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाने में महारत हासिल है। उसका दावा है कि कई मुल्कों की हुकूमतें जासूसी के लिए उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिर्फ कांग्रेस के कायद ही नहीं बल्कि मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल और पार्लियामेंट में हुकूमत का बचाव करने वाले IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के फ़ोन भी हैकिंग टारगेट पर थे। रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र किया गया है उनमें अहम नामों में अपोजिशन कायद राहुल गांधी और बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के फ़ोन नंबर भी इस लिस्ट में शामिल थे। पार्लियामेंट में हुकूमत का बचाव करने वाले IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का नाम भी लिस्ट में बताया गया है। उन्होंने ही 2014 में मोदी की ब्रांडिंग की थी। साबिक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। लवासा ने 2009 के इंतखाबात में मोदी शाह के खिलाफ हुई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाराजगी जाहिर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पेगासस के क्लाइंट्स ने ऐसे रिपोर्टर्स की जासूसी कराई जो हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हैं या जो उसके फैसलों पर तनकीद करते हैं। एशिया से लेकर अमेरिका तक कई मुल्कों ने पेगासस के जरिए रिपोर्टर्स की जासूसी की या उन्हें निगरानी की लिस्ट में रखा। रिपोर्ट में दुनिया के कुछ मुल्कों के नाम भी दिए गए हैं जहां रिपोर्टर्स पर हुकूमत की नजरें हैं। लिस्ट में टॉप पर अजरबैजान है, यहां 48 रिपोर्टर्स हुकूमत की निगरानी की लिस्ट में हैं। हिंदुस्तान में यह आंकड़ा 38 का है। पेगासस फोन जासूसी मामले में पहली बड़ी जांच शुरू हो गई है। फ्रांस हुकूमत ने इजरायली कंपनी के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए अपने मुल्क के रिपोर्टर्स की जासूसी की जांच शुरू कर दी है। मोरक्को की खुफिया एजेंसियों पर इल्ज़ाम है कि उसने पेगासस के जरिए फ्रेंच जर्नलिस्ट की जासूसी कराई। फ्रांस हुकूमत प्राइवेसी के वायलेशन, निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धोखेबाजी से दाखिल होने और मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात की जांच करवा रही है। इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट ने कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि मोरक्को ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को खारिज किया है। मीडियापार्ट ने खुलासा किया है कि उसके फाउंडर एडवी प्लेनेल और उनके एक जर्नलिस्ट को मोरक्को की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने टारगेट बनाया। इसके अलावा ले मोंडे और AFP के जर्नलिस्ट भी टारगेटेड लिस्ट में थे। हालांकि मोरक्को हुकूमत ने कहा है कि हमने कभी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में घुसपैठ के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। मोदी हुकूमत की जानिब से इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए मुल्क की मशहूर शख्सियात की जासूसी कराने के इल्ज़ाम के सिलसिले में एक तरफ जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस मसले को पार्लियामेंट में ज़ोरों शोर से उठाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुल्क के बाशिंदों को सलाह दी है कि वह आपसी बातचीत के लिए फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, प्यारे मुल्क के बाशिंदगान, बराए करम
आपसी बातचीत के लिए फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़ोन आपको तो कुछ हज़ार का पड़ता है, लेकिन आपका फ़ोन हुकूमत को करोड़ों का पड़ता है। जासूसी के इस खर्चे को पूरा करने के लिए फिर पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ रहा है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में बीजेपी पर उठ रहे सवालों के बीच बंगाल में बीजेपी कायद शुभेंद्र अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो अपने हामियों को बता रहे हैं कि उनके पास तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बैनर्जी और रियासत के पुलिस ओहदेदारों के बीच हुई बातचीत का सारा ब्यौरा है। अगर ये बातचीत सामने आ गई तो पुलिस अफसरों को कोई नहीं बचा पाएगा। इस मामले में खास बात यह है कि पेगासस के टारगेट्स की लिस्ट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का नाम भी शामिल है। इस वीडियो में बीजेपी एमएलए और ऑपोजिशन कायद शुभेंद्र अधिकारी रियासती पुलिस को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि जो आपको भतीजे के दफ्तर से फ़ोन करते हैं, मेरे पास उनके फ़ोन नंबर, कॉल रिकॉर्ड्स और सब कुछ है। अगर आपके पास रियासती हुकूमत है तो हमारे पास मरकज़ी हुकूमत है। बीजेपी कायद ने कहा कि अगर एक बार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रियासत में इलेक्शंस के बाद भड़की तशद्दुद की जांच कराने का हुक्म दिया गया तो रियासती हुकूमत और वज़ीर आला ममता बनर्जी पुलिस ओहदेदारों को बचा नहीं पाएंगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जासूसी कांड और पार्लियामेंट में हंगामे को लेकर मंगल के रोज बिना सवालों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी ने 11 मिनट 16 सेकंड तक सिर्फ भाषण दिया, रिपोर्टर्स का सवाल नहीं लिया, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। योगी ने अपनी तकरीर में जासूसी कांड को अपोजिशन की आलमी साजिश का हिस्सा बताया। कहा कि ये पार्लियामेंट सेशन ना चलने देने की साजिश है। योगी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन में किसानों और गरीबों के मुद्दे पर बहस होने वाली थी, लेकिन अपोजिशन ये नहीं चाहता। सख्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे आसाम में आबादी को काबू में करने के इक़दाम के सिलसिले में वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने असेंबली में बयान दिया कि रियासत में एक पॉपुलेशन आर्मी यानी आबादी की फ़ौज होगी जो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की आबादी को काबू में करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन आर्मी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में माने हमल यानी हमल गिराने के ज़राए तकसीम करेगी और आबादी को कम करने के लिए बेदारी भी पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि 1000 अफराद पर मुश्तमिल इस फ़ौज को आसाम के झैली इलाकों में भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि वज़ीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़िया पॉपुलेशन कंट्रोल की तजवीज़ात पर गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश समेत दीगर बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतें भी इसी तरह के इक़दाम उठा रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असेंबली को मुतला किया कि रियासत के मगरबी और वसती हिस्सों में आबादी की सूरत हाल धमाका खैज़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आबादी को काबू में करने के इक़दाम के तहत बेदारी पैदा करने
और माने हमल ज़राए की फराहमी के लिए 4 चापोरी के तकरीबन 1000 नौजवानों को मामूर किया जाएगा। हम आशा वर्कर्स की एक अलहदा टीम भी तश्कील देने का मंसूबा बना रहे हैं, जिन्हें ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तहत बेदारी पैदा करने और पॉपुलेशन कंट्रोल के दीगर ज़राए तकसीम करने का काम सौंपा जाएगा। दरियासा अहमद बिस्वा शर्मा ने एक मरतबा फिर आबादी के बेतहाशा इजाफे के लिए मुसलमानों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने 2001 से 2011 तक आसाम में हिंदुओं की आबादी की शरह 10% थी तो मुसलमानों में शरह 29% थी। उन्होंने कहा कि कम आबादी होने के सबब हिंदुओं की रिहाइशें आलीशान हुई हैं और उन्हें गाड़ियां भी मैसर हो रही हैं, नेज़ उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। पोर्न मूवीज बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के शोहर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पीर की देर रात गिरफ्तार किया था। मंगल के रोज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें और उनके साथी रियान थारप को 23 जुलाई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब राज कुंद्रा को बाइखला जेल से ले जाया गया। हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस मुलजिमीन को यहीं रखती है और उनसे पूछताछ करती है। इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा ज़्यादातर बिजनेस में अपने शोहर राज कुंद्रा की पार्टनर है। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें हाजिर होने के लिए जल्द समन भेज सकती है। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने मुंबई के एक अननोन शख्स और मिडिल ईस्ट के एक पोर्न माफिया के बीच कुछ कॉल एक्सचेंजेस को इंटरसेप्ट किया है। वो शख्स अमरीकी शहरी है। कुछ लड़कियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लड़कियों ने खुलासा किया है कि वो एक इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी रैकेट के शिकंजे में थी। उनके लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती उनसे फिल्मों में काम करवाते थे। फिल्मों में काम करने से पहले उनसे एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन कराया जाता था। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि राज कुंद्रा इस मामले में अहम साजिश करने वाले हैं और हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया गया कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूर्ण मामले का खुलासा किया। इस मामले में अब कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीर की रात 9 बजे राज कुंद्रा पूछताछ के लिए मुंबई के बाइखला में वाक़े क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद पीर की रात करीब 11 बजे 2 घंटे की पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच के ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया था। कोरोना के खैर ने हिंदुस्तान की मईशत को ज़बरदस्त तरीके से झटका दिया है और उसी का नतीजा है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने हिंदुस्तान की माशी तरक्की का अंदाज़ा पहले के मुकाबले घटा दिया है। एडीबी ने 20 जुलाई को रवां माली साल के लिए हिंदुस्तान की माशी तरक्की के अंदाजे को घटाकर 10% कर दिया और इसकी वजह बेकाबू कोरोना को ठहराया है। काबिल जिक्र है कि एडीबी ने गुज़िश्ता अप्रैल में हिंदुस्तान में मईशत की शरह तरक्की 11% रहने का अंदाज़ा जाहिर किया था। कसीर जहती माशी एजेंसी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में कहा कि मार्च 2021 को ख़त्म माली साल के आखिरी तिमाही में हिंदुस्तान की जीडीपी की शरह तरक्की 1.6% थी, जिसके सबब पूरे माली साल के दौरान जो तरक्की की शरह रहेगी उसकी पेशनगोई के 8% की पेशनगोई के मुकाबले 7.5% रहेगी। एडीबी का कहना है कि शुरुआती इशारों से पता चलता है कि लॉकडाउन की तरकीबों में ढील के बाद माशी सरगर्मियां फिर शुरू हो गई हैं, जो मईशत के लिए बेहतर इशारा है। एडीओ 2021 में माली साल यानी मार्च 2022 को ख़त्म के लिए इजाफे का अंदाज़ा 11% से घटाकर 10% कर दिया गया, जो बड़े बुनियादी असर को जाहिर करता है। इसके अलावा माली साल 2022 से इसके लिए इजाफे की पेशनगोई को 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के मद्देनज़र पीर के रोज़ दुनिया में 4,18,268 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,79,944 लोगों ने कोरोना वबा को मात दी और 6,639 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। वहीं कनाडा ने हिंदुस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लगी रोक को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की वजह से यहाँ की हुकूमत ने यह फैसला लिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए हिंदुस्तान के सफ़र से जुड़ी नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक हिंदुस्तान के सफ़र को सबसे ऊपर के लेवल 4 से हटाकर लेवल 3 में रखा गया। लेवल 4 में हिंदुस्तान
में सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी, जबकि लेवल 3 में शहरियों को ज़रूरी होने पर हिंदुस्तान सफ़र करने की सलाह दी गई है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 24,413 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 45,345 लोगों ने कोरोना को मात दी और 372 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। नए मुतासरीन की बात करें तो ये आंकड़ा पिछले 125 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,869 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई थी। इसी तरह रोजाना होने वाली अमवात के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा भी पिछले 111 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 355 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो इसमें पिछले 24 घंटों में 16,322 की कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में फिलहाल 3,99,998 मुतासरीन का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा भी पिछले 117 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले मुल्क में 24 मार्च को 3,91,000 एक्टिव केसेस थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मंगल के रोज 21 रियासतों के 70 जिलों में जून जुलाई के महीनों में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 67% आबादी में एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, यानी ये आबादी मुतासिर हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के जिस्म में ज़रूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के सवाल पर ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट के मुकाबले में इन्फेक्शन का खतरा कम है। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई मुल्कों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि एडल्ट के मुकाबले में छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में वो रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है। इसके साथ ही उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो टीचर से लेकर सभी सपोर्टिंग स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ ही कोरोना के कवायद का पूरी तरह उस पर अमल होना चाहिए। तो जैसे आपको बताया कि छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है, देखा गया है। मगर दूसरी बात ये भी देखी गई है इस सर्वे में, आप देखिए कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज़ है, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है। उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। और जैसे कि कई यूरोप के देशों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए थे, चाहे फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, उनके यहाँ स्कूल खुले रहे थे प्राइमरी स्कूल। और ये इसलिए हम लोग की हिदायत ये है कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं पहले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए स्कूलों से भेजे गए मार्क्स के रिव्यू को फाइनल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो 22 या 23 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है और इसी को ध्यान में रखकर CBSE तैयारी कर रहा है। ये भी तय है कि जिन स्कूलों के मार्क्स कवायद के तहत अपलोड नहीं हुए उन स्कूलों का रिजल्ट रोककर 31 जुलाई के बाद उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा। वहीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान है। इसकी वजह CBSE ने स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने के लिए 22 जुलाई की आधी रात तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2021 को मुलतवी करने वाली पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब ये इम्तिहान तय शेड्यूल के मुताबिक यानी 23 जुलाई को ही होगी। पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मंगल के रोज कोर्ट ने इम्तिहान से मुतालिक ओहदेदारों को कई अहकाम दिए। कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान के दौरान कोरोना से हिफाजत के लिए सभी इक़दाम उठाए जाने चाहिए। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।